मैं डॉक्टर गजेंद्र कुमार जैन, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बस्सी, एक बार फिर मलिक मोहम्मद जायसी और उनके पद्मावत पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा कि प्रेम मार्ग की सूफी काव्य परंपरा के विकास में किस प्रकार से मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना के माध्यम से तत्कालीन जनजीवन को एक नई दिशा प्रशस्त की। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत वर्तमान में पिछले 1-2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले इस पर एक फिल्म बनी थी। उस पर बड़ा विवाद हुआ था, जो कि कई तरह की संशोधनों के बाद वो रिलीज हो चुकी है। इसलिए यह पद्मावत बहुत चर्चा में आया हुआ है। विद्यार्थियों, इसी जायसी के पद्मावत के आधार पर जो पिक्चर बनी है, उस पिक्चर को तो आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, वो अलग विषय है। ये पद्मावत हिंदी साहित्य की एक अमर थाती, एक धरोहर है, जिससे प्राय विद्यार्थी 12वीं क्लास से ही प्राय परिचित रहते हैं। स्कूल के स्तर पर भी जायसी को किसी न किसी रूप में पढ़ाया जाता है और आपने पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं पद्मावत में आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से पूरे मध्यकाल में एक मलिक मोहम्मद जायसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर से बड़ा इनको सिद्ध किया। पद्मावत प्रेम गाथा परंपरा या प्रेम मार्गी परंपरा, सूफी काव्य परंपरा की वह रचना है जो अपने पूर्ण प्रौढ़ता को, परिपक्वता को प्राप्त है। सूफी परंपरा का ये सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका को विषय वस्तु बनाया है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो कल्पित है और उत्तरार्ध में ऐतिहासिक आधार लिया गया है। संक्षेप में कथा इसकी इस प्रकार है। सिंगल द्वीप, जो कि भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण में है, वहाँ के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती, वह रूप और गुण में पूरे संसार में अद्वितीय थी। उसके योग्य वर कहीं नहीं मिल रहा था। उसके पास हीरामन नाम का एक सुआ अथवा कहते हैं तोता था। वह तोता हरे रंग का नहीं था, स्वर्ण के समान था, सोने के समान था, बहुत बाचाल था, लेकिन पंडित था, ज्ञान से परिपूर्ण था। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था और राजा ने सुन लिया, और राजा के डर से वह उड़ गया, कहीं राजा उसको मार ना दे। ये सुनकर पद्मावती बहुत दुखी हुई। वह सुआ उड़ता उड़ता एक शिकारी के हाथ में पड़ गया। उस शिकारी ने उसे बाजार में बेच दिया, और चित्तौड़ का एक ब्राह्मण था, उसने उसे खरीद लिया, और उस ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर चित्तौड़ के राजा रत्नसेन ने
उसे इसलिए खरीद लिया क्योंकि वह बहुत ज्ञानी था, बहुत बढ़िया बढ़िया विवेकीपूर्ण बात करता था। धीरे धीरे रत्नसेन उसको बहुत चाहने लगी। एक दिन जब राजा शिकार को गया तब उसकी रानी थी नागमती, रत्नसेन की रानी, चित्तौड़ के राजा रत्नसेन, उनकी महारानी नागमती। उन्हें अपने रूप पर बहुत गर्व था। उन्होंने तोते से पूछा सुबह से कि तू ही बता, संसार में मेरे समान कोई सुंदरी तूने कहीं देखी है? अब इस पर वो सुबह हंसा। उसने सिंघल की रानी पद्मिनी का वर्णन करके कहा, अरे तुम में और उस पद्मिनी रानी में तो दिन और रात का अंतर है। कहाँ तुम और कहाँ वो? इस प्रकार से उसने पद्मिनी की प्रशंसा और नागमती की एक तरह से उपहास हुआ इस बात से। रानी से ने इस वजह से कि कहीं ये सुअर राजा से भी पद्मिनी के रूप की प्रशंसा ना कर दे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर उसकी दासी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं, अपने घर में छिपा दिया। जब राजा को पता लगा वो कि तोता कहाँ गया, बहुत व्याकुल हुए, क्रुद्ध हुआ। तब वो चेरी ने, दासी ने उसको सुआ को ला दिया। उस सुए ने सारी व्यथा उनको सुना दी। उस व्यथा में ये शामिल था कि पद्मिनी कितनी सुंदर है, अनिंद सुंदरी है, उस जैसा संसार में कोई सुंदर नहीं है। यह सुनकर के वो राजा रत्नसेन अपना सुध बुध खो बैठते हैं और मूर्छित हो जाते हैं, और उनको पद्मिनी को पाने की उस लालसा हृदय में जग जाती है। इतनी लालसा होती है कि वह उसके वियोग में व्याकुल होकर उस पद्मिनी की खोज में घर से योगी होकर निकल पड़ते हैं। उनके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामंत होता था। साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। रत्नसेन जब निकले थे अपने चित्तौड़ से, अकेले नहीं निकले थे। कथा के अनुसार 16,000 उनके साथ में कुंवर जोगी के वेश में सैनिक थे। कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत जहाजों में सवार होकर चित्तौड़ से कलिंग पहुंचे, फिर सिंघल की ओर चले। और वहां वह राजा रत्नसेन पद्मिनी के जाप करने लगे, शिव मंदिर में बैठ करके पद्मती का ध्यान करने लगे। वह हीरामंत तोता जाकर के पद्मिनी के महल में पहुंचा और उसने सारी कथा बता दी कि तुम्हारे विरह में या तुम्हारे प्रेम में एक पीड़ित राजा रत्नसेन ये तमाम कष्ट और विघ्न बाधाओं को सहते हुए तुम्हारे नगर के समीप आ चुके हैं। राजा की प्रेम की सत्यता, उनके प्रेम की एकनिष्ठता, उनके प्रेम में अपार कष्ट सहिष्णुता के प्रभाव से और सत्यता से पद्मावती के अंदर भी प्रेम का संचार हो जाता है। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उसी मंदिर में जाती है जहां पर राजा रत्नसेन विद्यमान था। राजा रत्नसेन ने उस पद्मिनी को देखा। देखते ही उसके दिमाग में जैसा हीरामन सुए ने बताया था वो साक्षात हो गया, और उसे लगा जैसा बताया था उससे भी और अधिक सुंदरी है ये तो। ये देख करके वो सुध-बुध खो गए और मूर्छित हो गए। थोड़ी देर बाद होश आया, विकल हुए तो पद्मावती ने कहा कि तुम्हारे सामने मैं थी,
ये तुम मूर्छित हो गए और तुम चूक गए। अब तुम्हें यदि मुझे पाना है तो ये दुर्गम और ये अभेद्य जो सिंगलगढ़ है इस पर चढ़ो और मुझे देखो। इतनी बात सुनकर के और रत्नसेन विचलित नहीं हुआ, चैतन्य हुआ और भगवान शिव से सिद्धि प्राप्त कर वह राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा। सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रत्नसेन को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, लेकिन 16,000 इनके साथ में और जोगियों के भेष में सैनिक थे। गंधर्व सेन की सेना और रत्नसेन की सेना में थोड़ा सा एक भिड़ंत या युद्ध हुआ। रत्नसेन की सेना जीती। जब गंधर्व सेन ने पहचाना कि ये तो साक्षात शिव हैं, तो उनके पैरों पर गिर पड़े। भगवान शिव वहां पर महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आए थे। बोले पद्मिनी आपकी है, जिसको चाहे दीजिए। इस प्रकार रत्नसेन के साथ पद्मिनी का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़ गए। कथा और भी लंबी है। कथा में एक रोमांचक मोड़ जब आता है, रत्नसेन की सभा में राघव चेतन नाम एक पंडित था, जिसे यक्षिणी सिद्धि थी और यक्षिणी विद्या सिद्धि थी। और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए, अन्य पंडितों को नीचे दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा या पड़वा को द्वितीया कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। यह एक तरह से विद्याओं का एक दुष्प्रयोग था। राजा को पता लगा उन्होंने दुरुपयोग किया है विद्याओं का, ज्योतिष विद्या का, सिद्धियों का। तो राघव चेतन को देश निकाला दे दिया गया। अब राघव चेतन दुष्प्रवृत्ति का पंडित था। राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा। उसने दान में पाए हुए पद्मिनी के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताएगा। संसार तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ये सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। इसकी बातों में आकर के अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रत्नसेन को पत्र भेजा। इसे पढ़कर राजा रत्नसेन क्रुद्ध हुआ, लड़ाई की तैयारी करने लगा और अलाउद्दीन खिलजी ने कई महीनों तक चित्तौड़ की घेरेबंदी की, लेकिन वो चित्तौड़ के किले को तोड़ नहीं सके। अंत में छलपूर्वक अलाउद्दीन ने संधि का प्रस्ताव भेजा और उस छल में राजा रत्नसेन को उन्होंने बंदी बना करके दिल्ली ले गए। इस बीच में ही बंदी ले जाने से पहले एक राजा ने उसकी बादशाही की दावत स्वीकार की। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक दर्पण में ही देख ली और दर्पण में देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी भी पद्मिनी के रूप को देख करके इतना मोहित हुआ कि मूर्छित हो गया। और इसके बाद छलपूर्वक राजा रत्नसेन को बंदी बना करके वो दिल्ली ले जाते हैं। पद्मिनी को जब पता लगा बहुत व्याकुल हुई और उस वक्त अपने रूप पर उनका तेज भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है और एक वीर चित्राणी के रूप में अपने पति के उद्धार के लिए वह तैयार हो गई।
उपाय सोचने लगी। गोरा बादल दो वीर क्षत्रिय सरदार थे। उनके नेतृत्व में 700 सरदारों को पालकियों में बैठा करके सरदार जो सशस्त्र सैनिक थे दिल्ली पहुंचे। बादशाह के पास भी उन्होंने वही छल किया जो बादशाह ने किया था। और ये उन्होंने बादशाह के पास संदेश भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर फिर आपके आराम में जाएगी। आज्ञा मिलते ही ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रखी गई। उसमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी। रत्नसेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देखकर वृद्ध गोरा और उनका भतीजा बादल उनकी सेना को, वृद्ध गोरा चाचा, बादल का चाचा कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और उनका भतीजा बादल रत्नसेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रत्नसेन के कुंभल नेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही और वहाँ कुंभलनेर के राजा देवपाल और रत्नसेन दोनों में युद्ध हुआ। रत्नसेन मारे गए। रत्नसेन का शव चित्तौड़ लाया गया। दोनों रानियां नागमती पद्मिनी हंसते से पति के साथ चिता में बैठ गई। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ पहुंचा तब वहां राख के डर के सिवा उसको कुछ नहीं मिला। यह कहानी पद्मावत की कथा है। जैसा कि कहा जा चुका है, प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस सुग्राह रचना है। अन्य सूफी कवियों की रचनाओं और इस कथा में यह विशेषता है कि इसके जितने भी इसमें ब्यौरे हैं, सूचनाएं हैं, साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह इन्होंने व्यंजना की है, जो कि अनन्य नहीं की है। कहा है अंत में, तन च्युतर मन राजा कीना, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी दीना, गुरु सुआ जई पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न यही चित बंधा, राघव दूत सोई शतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। तन तो यह चित्तौड़ है, मन राजा है, हृदय सिंगल है, पद्मिनी बुद्धि है, सुआ गुरु है जो रास्ता दिखाता है और बिना रास्ता दिखाने वाले गुरु के इस जगत को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। नागमती दुनिया धंधा है, राघव चेतन शैतान है और अलाउद्दीन माया है। इस प्रकार से पद्मावत की कथा का ताना बाना मलिक मोहम्मद जायसी ने बुना है। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आवाज देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। ध्यान देने वाली बात क्या है, पद्मावत का पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आवाज देता है, उत्तरार्ध में लोक पक्ष भी विद्यमान है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। अनेक उदाहरण इसमें दिए जा सकते हैं।
इस प्रकार योगी रत्नसेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग के विघ्नों, काम, क्रोध आदि विकारों की व्यंजना भी इसमें है। पद्मिनी के रूप वर्णन में अनंत सौंदर्य की झलक है, जिसके ब्रह में सारी सृष्टि व्याकुल है। अलंकारों की योजना है। वही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष बल होई। है आगे पर्वत के बाटा, विषम पहाड़ अगम सुटिट घाटा। बिच बिच नदी खोयो नारा, ठावई ठाव बैठ पटवारा। इस प्रकार से तरह तरह की विघ्न बाधाएं इस पद्मावती रूपी परमात्मा को प्राप्ति के मार्ग में हैं, और रत्नसेन इन सब को पार करके उन तक पहुँचे थे। इस प्रकार से ये पद्मावत की कथा, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का अमर ग्रंथ है। इसकी कथा वस्तु इसी प्रकार है। आगे की वीडियो में सूफी काव्य परंपरा का विकास का जो दूसरा भाग है, पद्मावत के बाद की कौन कौन रचनाएं हैं उनकी पर हम बात करेंगे। आज बस इतना ही।